हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद थर्ड चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर था भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है। सेकंड था भोजन के घटक और थर्ड है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। यहाँ पे जो इंग्लिश टर्म है, एक मिनट, इंग्लिश टर्म है वस्त्र का फैब्रिक। सी तो यहाँ पे वस्त्र ना होके यहाँ पे वास्तव में यदि फैब्रिक को देखा जाए तो फैब्रिक का मतलब होता है कि बुनाई के बाद जो आपको ये तैयार कच्चा माल की तरह, आप रॉ मटेरियल की तरह कह सकते हो, जब आपके पहनने योग्य वस्त्र बनता है और वो बुनाई के बाद जब सिंपल इस एक रॉ मटेरियल या एक कह लो कि जिसे आप कपड़ा कहते हो इस तरह से होता है तो उसे फैब्रिक कहते हैं। और जब ये आप जिस रूप में इसे पहनना चाहते हो उस रूप में टेलर के थ्रू उसको बना दिया जाता है या मशीनरीज के थ्रू वो उस सांचे में बना दिया जाता है, उस शेप में बना देता है, उस मॉडल में बना दिया जाता है, तब उसे वस्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में दो टर्म आते हैं, एक आता है कपड़ा और एक आता है वस्त्र। वस्त्र यानी जो पहनने योग्य, बिल्कुल कंप्लीट है, जब आप पहन सकते हो, और कपड़ा यानी जब ये बुनाई के बाद तैयार होता है। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक की बात हो रही है, ये फैब्रिक यानी बुनाई के बाद जब ये इस रूप में तैयार हो जाता है कि उसको कपड़े वस्त्र के रूप में बदला जा सके। तो तंतु इंग्लिश होता है फाइबर, फाइबर। ठीक है, एक मिनट, चलो। हाँ, फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर से अब ये मैंने कहा था कि चैप्टर के नाम से ही हम ये पता कर लेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि जो आप वस्त्र पहनते हो, जो आप वस्त्र पहनते हो, उस वस्त्र के उत्पादन की प्रक्रिया या निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि पहले कॉटन, कपास की खेती होती है। कपास की खेती यानी उसमें जो फूल लगता है, उस फूल के बाद जो फूल के सूखने के बाद उसका जो ये वाइट वाला हिस्सा होता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है धागे में, और धागे से फिर धागे की बुनाई के बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है कपड़े में। फिर इस कपड़े को या तो मशीन के थ्रू या तो फिर टेलर के पास आप ले जाते हो और वो इसे आपके पहनने के वस्त्र तक तैयार करता है। अब यहाँ पे कॉटन की खेती से लेके कैसे खेती प्रारंभ होती है, कैसे लोग कॉटन चूज़ करते हैं, पौधे से अलग करते हैं, पौधे से अलग करके उसकी सफाई करना, उसमें निकालते समय, कॉटन निकालते समय उसके कुछ बीज भी होते हैं, बीज को अलग करना, फिर बीज से उसको पीट के उससे जो गंदगी है उसको अलग करना, फिर उसको ये एक पूरा एक चरण हो गया। फिर उसको उस फैक्ट्री के पास भेजा जाएगा जो इस कॉटन को धागे के रूप में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से दूसरा चरण शुरू हो जाता है। फिर धागा बनाने वाली फैक्ट्री इसको देगी वस्त्र, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री को, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री इसको मार्केट में लाती है। तो अलग अलग ये फैक्ट्रीज होते हैं, या फिर ऐसे आप दुकान पे जाओगे तो आपको 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा मिल जाता है और आप जैसे शेप में चाहो वैसे उसको बना सकते हो, जैसे आपको यूज करना हो। तो यहाँ तक ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरा प्रोसेस, या ऐसा मैंने कॉटन के साथ बताया, ऐसा सिल्क के साथ भी होगा, सिल्क प्रोडक्शन। ऐसा फिर चूँकि ये जो तंतु होते हैं, ये जो फाइबर होते हैं, ये फाइबर नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर दोनों के बारे में बताया गया है कि नेचुरल फाइबर से फैब्रिक और आर्टिफिशियल फाइबर से फैब्रिक तक की जो पूरे प्रोसेस है, यानी जो वस्त्र हम पहनते हैं उसको किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, इस चैप्टर में आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो तंतु से वस्त्र तक यानी फाइबर टू फैब्रिक, ये चैप्टर आपको पूरा समरी देखो आप यही है। अब इसके अंदर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। और जैसे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एनसीईआरटी दो चीज़ बताता है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट बताता है, दूसरा कनेक्टिविटी, कि आप किसी टॉपिक को
या किसी पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, एक क्लास को दूसरे क्लास से कैसे रिलेट करते हो, यानी ये आप हमेशा अपने आंसर राइटिंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ वहीं पे कहा था कि हम आपको ये दिखाएंगे कि आप पढ़ तो लिए, बट क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें आप कंफ्यूज रहते हो। तो हम उस हर चैप्टर पे आधारित कुछ प्रश्न को बनाए हैं और वो प्रश्न आपको आयंस की वेबसाइट पे मिलेंगे, आयंस के ऐप पर। आयंस ऐप पे आपको वो फ्री टेस्ट मिलेगा और वहाँ पे आप टेस्ट दे लेना, और टेस्ट देने के बाद उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन हम यूट्यूब पे कर देंगे। तो वहाँ यूट्यूब पे जाके आप आंसर का एक्सप्लेनेशन देख लेना, और वहाँ पे हम बताएंगे आपको, ये भी क्लियर कर देंगे कि देखो आपको इस टॉपिक पे इस तरह से सोचना है। यदि कोई टॉपिक आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, यदि तना खाते हैं तो वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चैप्टर तीसरा, तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की खास बात है कि वो पहले बैकग्राउंड बनाता है, आपको उससे जोड़ता है, तब जाके वो उस वास्तव में आपको क्या सिखाना चाहता है उसके बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ पे देखो कहानी ये बन गया कि वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। चैप्टर का नाम भी ऐसा ही कुछ है। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। विस्तृत विविधता का मतलब, जब वो अपने माता पिता के लिए एक वस्त्र खरीदने गए तो वहाँ पे कुछ कॉटन के मिले, कुछ सिल्क के मिले, कुछ रेयॉन के मिले, कुछ नायलॉन के मिले। तो उनको वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये बनते कैसे हैं, इतनी डाइवर्सिटी कैसे है इसमें, क्या कौन सा अच्छा होगा, कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल। तो यदि नेचुरल फाइबर यानी प्रकृति द्वारा उत्पन्न रॉ मटेरियल का आप यूज करते हो, और यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से जब आप लैब में या फैक्ट्री में बना के वो पूरा रेशा बनने की, यानी रेशा जो आप बनाते हो वो केमिकल्स का यूज करके या नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करके उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके उसको आप संश्लिष्ट कर देते हो, तब जो आप रेशा बनाते हो उसे आर्टिफिशियल कहोगे। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। देखो क्या क्या दे दिया, कॉटन दे दिया यानी नेचुरल, संश्लिष्ट यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम, और मफलर ऊनी मफलर ऊनी वस्त्र, और शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ थीं। एक वैरायटी रेशम हो गया, और एक वैरायटी वुलन हो गया, और एक वैरायटी कॉटन का हो गया, और एक आर्टिफिशियल में भी आएंगे रेयान वगैरह, रेयान नायलॉन। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। अब इतना देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गए कि ये इतनी डाइवर्सिटी कैसे है और ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदा। आगे, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। तो ये देखो कि वहाँ पे उनकी जो जिज्ञासा थी, अब वो जिज्ञासा उनको, जब कोई भी वस्त्र देखते तो वो उसको टच करके ये कोशिश करते कि ये किस प्रकार की कैटेगरी है, किस प्रकार का वस्त्र है। और ऐसे ही आप भी करो, जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना तो आप जब कोई वस्त्र पहनने के लिए चूज करो अपने लिए, मौसम के अनुसार भी और अपनी सुविधा के अनुसार भी, तो आप उसमें ये कैटेगराइज करो कि ये रेशमी है, कि ये ऊनी है, कि ये सूती है, ये कृत्रिम है, या ये प्राकृतिक रेशों से बना है। ये भी करोगे तब आप अपने इस बुकिश नॉलेज को आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ोगे। जब आप जोड़ना शुरू करोगे तो ये बुक का नॉलेज यानी बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आगे, उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने वाला चादर, ये तो आप जानते ही हैं, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े मतलब कुछ ऊनी है और कुछ कॉटन से बना हुआ है, यानी कुछ कॉटन से बना हुआ, कुछ
ऊन का यूज करके बना हुआ है, कुछ रेयॉन का बना हुआ है, कुछ नायलॉन का बना हुआ है, कुछ सिल्क का बना हुआ है। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी या संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। एक्टिविटी 1, वैरायटी इन फैब्रिक। देखो इसमें क्या है, अब देखो, अब ये हेडिंग 3.1 है, तो 3 यानी कि थर्ड चैप्टर, 1 यानी कि चैप्टर थर्ड का फर्स्ट हेडिंग, वस्त्रों में विविधता, वैरायटी इन फैब्रिक। अब ये बताएगा कि जो फैब्रिक क्या होता है, ये मैंने बता दिया। फैब्रिक है, अब ये फैब्रिक कॉटन के हैं, सिल्क के हैं, और नायलॉन के हैं, रेयॉन के हैं, वुलन है, नेचुरल हैं, ये सब नेचुरल है, जिसमें रेयॉन और नायलॉन आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो ये जो डाइवर्सिटी इस पैराग्राफ में आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करेगा, और ये आपको बताएगा कि क्या जो कॉटन के वस्त्र होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हो, और जो सिल्क के वस्त्र होते हैं फैब्रिक, उन्हें आप कैसे पहचान सकते हो, नायलॉन को आप कैसे पहचान सकते हो, उनकी बुनाई कैसी होती है, किसकी मजबूती कितनी होती है, कौन कितना सुटेबल होता है किस मौसम में, इस टॉपिक में आपको ये बताएगा। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। देखो बैकग्राउंड बना लिया। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? क्योंकि चैप्टर का उद्देश्य ही यही है कि जो आप वस्त्र पहनते हैं वो किस प्रकार से आपके पहनने तक तैयार होते हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड बन गया। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। सतत का मतलब कि उसमें जो रेशा होता है सब एक दूसरे से गूंथे हुए होते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? ये पैराग्राफ देखो, ये फिगर देखो आप, चैप्टर 3 का सेकंड, कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य। इसको आप जूम करके दिखाया कि रेशे की जो बुनाई है, एक तो वैसे है वर्टिकल, और एक पूरा लेयर ऐसे बन गया और एक पूरा ऐसे बन गया। अब इसमें सभी धागे एक दूसरे से फंसे हुए हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बुनाई। ये एक्टिविटी 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। दर्जी के दुकान पे इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा, जिसे थ्रेड कहते हैं, थ्रेड, धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप इस तागा को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। आप इतना बड़ा कपड़ा लिए और उसमें ये एक ऐसे बहुत बारीक सी लाइन ऐसे है धागे की, और बहुत बारीक सी लाइन ऐसे है, और आपने जब इसका एक टुकड़ा लिया तो किसी एक थ्रेड को आप बाहर की तरफ खींच लिए। अब उसकी बारीकी आप देखो, इतने बारीक बारीक थ्रेड को इस रूप में पिरोया गया है, और इस रूप में पिरोने के बाद फैब्रिक बनता है। और इस रूप में पिरोने में यदि हाथ से करोगे तो कितना समय लगेगा, और मशीनी युग आ गया तो तब क्या इम्पैक्ट पड़ा, हो गया, निकाल लिए। तो ये जो आपने देखो इसमें, इस वाले फिगर में आप देखो, इसमें निकाल के आपको दिखाया है 3.3 में, कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना, ऐसे साइड से एक निकाल लिया आप, ये देखो यही है। हम यह देखते हैं कि तागों के एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है।
हो गया, जैसे बता दिया मैंने। ये तागे किससे बनते हैं, ये तागे किससे बनते हैं, यानी ये जो थ्रेड है जिससे ये कपड़े यानी ये फैब्रिक की बुनाई हुई है, तो ये तो सही है कि ये जो फैब्रिक बना है ये थ्रेड से बना। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया, फैब्रिक बना है थ्रेड से। और थ्रेड किससे बना, यही प्रश्न आ गया। तो यही है कि ये थ्रेड किससे बनते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग, थ्रेड। आगे एक्टिविटी 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। ये देखो इस तरह से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई के अनुदिश चित्र 4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे दबाए हैं आप, और यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे करते हुए सीधा यहाँ पे नाखून से खरोंचना है। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। ये जब आप ये देखो कैसे चल रहा है, ये हो गया फैब्रिक बना है थ्रेड से। आपने इसमें से एक थ्रेड निकाला, और जब आपने थ्रेड निकाला और यहाँ पे आपने इसको दबा दिया, और यहाँ से जब नाखून से आपने ऐसे ऐसे इसको किया, खरोचना शुरू किया, तो यहाँ से ये थ्रेड से बहुत बारीक बारीक ऐसे रेशे नुमा संरचना निकलना शुरू हो गई। तो ये वाली जो बारीक बारीक संरचना है, ये इसको कहते हैं तंतु। तो वस्त्र यानी जो फैब्रिक है वो बना है तागे से, थ्रेड, और ये तागा या इसी को धागा भी कहते हैं, ये धागा बना है तंतु से। अब ये तंतु किससे बना, इसके बारे में भी होगा। देखो यहाँ तक क्लियर। आगे सुई में तागे को पिरोने या डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। ये हो गया। इसमें जब आप धागा डालते हो तो वो कई लड़ियों में ऐसे बट जाता है, तो फिर हम उसको आगे थोड़ा सा पानी लगा के चिपकाते हैं, फिर डालते हैं। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। ये वही पतला वाला हो गया, ये कई हिस्सों में बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, तंतु। वस्त्र धागों से मिलकर बना है, ये हो गया। जब भी मैंने यहाँ पे कहा वस्त्र किससे मिलकर बना, धागों से। तथा धागे भी तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। धागा किससे बना, तंतु से। तंतु किससे बना, ये देखो, वस्त्र धागों से मिलकर बना तथा धागे तंतु से मिलकर बने। ये तंतु कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपको क्या बता रहा है, कनेक्टिविटी और आपके दिमाग में किस प्रकार के प्रश्न उठने चाहिए, ये बहुत बेहतरीन है इनका। तंतु कहाँ से आते हैं, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक मिनट, चलो ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर याद रखोगे तो ये चैप्टर क्लियर रहेगा, ठीक है। देखो ये जो वस्त्र हैं फैब्रिक, वो बने धागे से। धागा बना पतली पतली लड़ियां जिसे तंतु कहते हैं। तंतु कहाँ से आया, ये जो तंतु होते हैं ये जंतु से प्राप्त रेशे या पौधों से प्राप्त रेशों से बने होते हैं, ठीक है।
जैसे जूट ले लो, किससे बनेगा, किससे प्राप्त होगा, पौधे से। कॉटन, कपास, पौधे से। लेकिन ऊन के लिए जो तंतु, जो रेशा होता है, जिसे हम बाल के सोर्स के रूप में लेते हैं भेड़ के बाल से, या पश्मीना बकरी, जो जम्मू कश्मीर की सबसे या भारत की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ऊनी वस्त्र बनता है पश्मीना बकरी से। पश्मीना शॉल इसका बहुत फेमस होता है, बहुत कॉस्टली होता है और मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है यूरोप में। तो वहाँ पे जो तंतु जो हमारे प्रोसेस शुरू हुए, वो सोर्स का कौन है, जंतु है। तो यहाँ पे जो रेशा मिला हमको तंतु के लिए, तंतु निर्माण के लिए, ये जंतु से मिला। तो यहाँ पे कुछ सोर्स जंतु हो सकते हैं और कुछ सोर्स पौधे भी हो सकते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट या पटसन, जूट को पटसन भी कहते हैं। और जूट भारत में कहोगे सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, और प्रोडक्शन या ये भारत की बात कर रहे हैं। विश्व पे स्तर पे बात करेंगे तो बांग्लादेश में जूट बहुत अच्छा होता है, जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पे। जूट जो सूती बोरा होता है, जिसे आप कहते हैं सूती बोरा, सैक, वो बनता है जूट का। रुई तथा जूट या पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऊन भेड़ अथवा बकरी को कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। भेड़, बकरी, बकरी में मैंने आपको बताया था पश्मीना बकरी, जो विशेषतः कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन यदि ऐसे जंतु हों जिनके बाल जितने ज़्यादा लंबे होंगे, थ्रेड की क्वालिटी, मजबूती और उसकी बुनाई उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए लंबे बाल वाले जो जंतु होते हैं उनसे बने वस्त्र महंगे होते हैं। जैसे पश्मीना, इनके बाल लंबे, पश्मीना बकरी की बाल लंबे होते हैं। जो यदि भेड़ के बाल से बना शॉल है और ये बकरी, पश्मीना बकरी से बाल से बना शॉल है, ये ज़्यादा कॉस्टली होगा। अब खरगोश का देखो, खरगोश के बाल की खास बात है ये बहुत सॉफ्ट होगा, इससे बने वस्त्र बहुत सॉफ्ट होंगे। ऊन खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे वाले पैराग्राफ में है, तो वहीं हम इसको देखेंगे। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। ये डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है कि पहले हम नेचुरल चीज़ों को यूज करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे आवश्यकता हमारी बढ़ती जाती है, तो आवश्यकता के अनुसार हम ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना जो चीज़ें नेचुरल प्राप्त हो रही हैं उसे हम बनाना शुरू कर दें, आर्टिफिशियल रूप से हम उसको बना क्यों नहीं लेते। तो जब धीरे धीरे प्रोसेस होते 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 एक दिन हम उसे उसका एक उसी रूप में कुछ मटेरियल का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके वैसा ही कुछ पदार्थ बना लेते हैं। सेम तो नहीं बट कुछ गुण मिलते जुलते हैं वैसे। तो इस प्रकार से जब ये पूरा स्टेज चलता है नेचुरल टू आर्टिफिशियल तक का, तो जैसे ऐसा उसके साथ हुआ, अभी फैब्रिक के साथ भी यही हुआ। पहले हम नेचुरल फैब्रिक यूज करते थे, फिर धीरे धीरे हमने आर्टिफिशियल फैब्रिक भी बनाना शुरू कर दिया। अभी देखो नेचुरल फैब्रिक कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं अच्छी क्वालिटी के तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। उसके तुलना में जो आर्टिफिशियल होते हैं वो थोड़ा सस्ते होते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जाता है। आर्टिफिशियल की बात हो रही है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु वो हो गए जिनमें केमिकल का यूज करके थ्रेड का निर्माण किया जाता है। इसमें या तो उसको सोर्स के रूप में नहीं लिया जाता है, जैसे कॉटन को सोर्स के रूप में नहीं लिया जाएगा।
पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ये लाइन याद रखना आप, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे, बुजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है, उन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। यह आपके दिमाग में उठना चाहिए था यदि आप कभी किसी म्यूजियम में गए हैं वहाँ पे, या आप रामनगर घूमने गए हैं तो वहाँ पे रामनगर के राजा का जो वस्त्र था वो किस प्रकार के सैनिक वस्त्र यूज़ करते थे, किस प्रकार के राजा वस्त्र यूज़ करते थे, वो भी आपने देखा होगा। तो आप यदि ये चैप्टर पढ़े हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये भी तंतु से बने हैं, जैसा कि बूझो के दिमाग में आ रहा है। आगे आ जाओ। चैप्टर 3 का थर्ड हेडिंग है कुछ पादप तंतु। ठीक है, ये जो थर्ड हेडिंग है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।